दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज की जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक डायलॉग से, जो कि रणदीप हुडा का डायलॉग था सुल्तान के अंदर। और वो कहता है कि मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है। हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। ये डायलॉग जो है ना, ये बिल्कुल फिट बैठता है मार्को रॉयस के ऊपर। मार्को रॉयस जिसने अपनी ज़िंदगी के 12 साल दिए बोरुसिया डॉर्टमंड को, 12 साल वो लॉयल रहा। उसके पीछे बहुत से क्लब्स हैं, रियल मैड्रिड, चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल, व्हाटएवर यू वांट नेम इट। बहुत से लोग आए, लेकिन वो वहीं पर रहा बोरुसिया डॉर्टमंड में। ठीक है, आप कह सकते हो उसके पीक ईयर्स में उसको बहुत सी इंजरीज हुई, लिवरपूल 6 साल तक उसके पीछे पड़ी रही, उसको मौका नहीं मिला इतने ज़्यादा मिनट्स खेलने का जितने उसको खेलने चाहिए थे अपने करियर में। बट इवन देन वो बार बार इंजरीज से वापस आता था, बार बार इंजरीज से लड़ता था और वो डॉर्टमंड को सर्व करता था। ठीक है, तो लॉयल्टी आज के ज़माने में ना रिलेशनशिप में नहीं मिलती, तो फुटबॉल में कहाँ से मिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि मार्को रॉयस को जो है ना, एक पहले तो 21 तोपों की सलामी दी जाए और उसको बोला जाए कि भाई अब तू यहाँ तक पहुँच गया है तो फिर जीत के आना। यहाँ तक तू पहुँच गया है तो जो फुटबॉल प्योरिस्ट है ना, शायान उबैद की तरह के, मेरी तरह के, उनके लिए ना ज़रा फिर स्टोरी जो है ना उसमें फिर हॉलीवुड स्क्रिप्ट होनी चाहिए, उसकी एंडिंग भी फुल हॉलीवुड स्टाइल होनी चाहिए या बॉलीवुड स्टाइल होनी चाहिए, फिल्मी एंडिंग होनी चाहिए, एंड यू शुड विन। So my prayers are with Marco Reus and Edin Terzic and Borussia Dortmund, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम बुंडेसलीगा में हमेशा से बोरुसिया डॉर्टमंड ही थी, सिंस यर्गन क्लॉप, और आज भी बोरुसिया डॉर्टमंड है। सो शुभकामनाएं जो हैं वो आपके साथ हैं और देखते हैं कि क्या होता है। रियल मैड्रिड पे मैं बात करने वाला हूँ आज, और मैं बात करने वाला हूँ बायर्न म्यूनिख के मैच पे। होसेलू, पहले तो मुझे कोई ये बता दे, ये आदमी जो कि स्टोक सिटी में खेलता था, ये तस्वीर देख लो, न्यूकासल में ये खेलता था, ये आदमी ये चैंपियंस लीग का जो फाइनल है वो कैसे खेल रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल। फुटबॉल इज फनी। चैंपियंस लीग का फाइनल खेल रहा है होसेलू, एंड जब से ये इस्पेनियोल में 16 गोल इसने मारे थे, और उसके बाद से जब से ये आया है भाई रियल मैड्रिड में, ही हैज़ बीन फिनोमिनल। गोल्स टू मिनट्स का जो अगर आप रेशो निकाल के देखो ना, तो आपको नजर आएगा कि वो बहुत ही कम मिनट्स खेला है, और अगर उसका जो रेशो देखो मिनट्स के साथ गोल्स को कंपेयर करो तो इट हैज़ बीन फैंटास्टिक, फिनोमिनल, वर्ल्ड क्लास मैं ये कहूँगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उसने वो 2 गोल मार के वो उसने ग्लोरी जो है वो हासिल कर ली है। ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली फॉर रियल मैड्रिड। जब से वो आया है उसने क्रूशियल गोल्स आके मारे, जब भी रियल मैड्रिड को उसकी ज़रूरत पड़ी है। बेंच से उठ के 34-35 ईयर्स का लोंडा है, ही कैन बी कॉल्ड एज अ लेट ब्लूमर। तो आप जो हो ना, ये नहीं कह सकते कि यार वो कंसिस्टेंट नहीं कर रहा परफॉर्म, जितना उसको मौका मिला है उसने परफॉर्म किया। सो कार्लो एंचेलोटी ने यही किया कि अपनी जो आईब्रो है उसको रेस की भाई लोग, और उसने कामाविंगा को लेके आया, मॉड्रिच को लेके आया, ठीक है। उसके बाद वो ब्राहीम डियाज को लेकर आया, एडर मिलिटाओ जैसे लोगों को लेकर आया, होसेलू को लेके आया बेंच से, जिसने आके गेम चेंज की। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो टूखल ने क्या किया, केन को हटा दिया। ऑब्वियसली अब टूखल ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है मैच के बाद कि केन को जो था वो कोई बैक की प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से उसको बैक पेन थी, तो हमने उसको हटाना पड़ा। और उसने मुसियाला को भी हटाया, ठीक है, उसने साने को भी हटाया। मुसियाला को उसने बोला कि यार उसकी जो एक लेग थी वो बिल्कुल डेड हुई थी, तो वो नहीं खेल पा रहा था 84 मिनट के बाद। तो उस वक्त तो हमें ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कोई मसला है, बट ही सेड कि मुझे मिनट्स मैनेज करने थे, मैं नहीं कर सकता था, इनको आगे नहीं खिला सकता था, क्योंकि ये इंसान है, ये मशीनें नहीं है। तो उसने ये एक रीजनिंग दी है कि मैंने क्यों नहीं खिलाया। बट बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ थोड़ी सी टैक्टिक्स की। टैक्टिकल अगर हम बात करें तो बहुत ही यार मुझे सीखने को मिला है इस मैच से, ठीक है। क्रूज, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एलिगेंस पर्सोनिफाइड इज इक्वल टू टोनी क्रूज, ठीक है। ही इज़ ड्रॉपिंग डीप, मतलब बैक 3 में वो डीप ड्रॉप करता है जब कारवाहाल आगे चला जाता है। जब आप देखते हो कि फर्लैंड मेंडी जो है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। कारवाहाल कभी कभी फर्स्ट 15-20 मिनट्स में कारवाहाल राइट हाफ स्पेस में भी अराइव करता था, थोड़ा सा टकिंग करता था, रोड्रिगो बाहर निकल जाता था, खिसक जाता था। बट एक चीज़ कांस्टेंट थी कि क्रूज बैक 3 का हिस्सा बन के रहेगा, खासतौर पे जो फर्स्ट हाफ थी। फर्स्ट हाफ में उसने कोई 76 पासेस किए हैं और उसमें से उसने 73 पासेस
कंप्लीट किए हैं। उसने टोटल कोई मेरे ख्याल से 101 102 पास किए हैं पूरे मैच के अंदर। और अगर आप टचेस देखो तो तकरीबन 112 टचेस हैं टोनी क्रूज के। क्यों? क्योंकि वो जो 2 सेंटर बैक्स थे उनके साथ एज अ थर्ड सेंटर बैक, लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक आके वो बॉल को स्प्रेड करता था और उसने 14 लॉन्ग बॉल्स दिए हैं, स्प्लिट किए हैं टूवर्ड्स द राइट फ्लैंक टूवर्ड्स हु कार्वाहाल, जो कि वो रन्स बना रहा था, अटैकिंग रन्स बना रहा था। तो वो जो चीज़ थी ना, वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ थी कि टोनी क्रूज को एज अ डीप लाइन प्ले मेकर फ्रॉम द डिफेंस लाइन, यानी कि एज अ बॉल प्लेइंग डिफेंडर के तौर पे या प्ले मेकर के तौर पे डीप लाइन उस तरह वो खेल रहा था, लाइक अ ट्रू रेजिस्टा जो हम कहते हैं, जैसे पिरलो टाइप का। ही वॉज जस्ट फिनोमिनल। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे ख्याल से एलियन लेवल के ऊपर वो परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पीछे 3 बंदे थे तो आगे हम देखते थे कि यार चुआमेनी, फेडे वल्वर्डे, ये किस्म का डबल पिवट बन रहा है। आगे थोड़ा सा आगे बेलिंगम है जो कि पीछे डीप ड्रॉप कर रहा था। वो एक लेफ्ट हाफ स्पेस में आ रहा था बट वो डीप ड्रॉप कर रहा था, बार बार मिडफील्ड के अंदर डीप ड्रॉप कर रहा था और कुछ जो अपने मार्कर्स थे उनको भी साथ में खींच रहा था। तो एक किस्म का आप कह सकते हो 3 मैन की मिडफील्ड थी और 3 मैन का वो डिफेंस बन जाता था और 4 बंदों की फिर जो है वो अटैक लाइन बन जाती थी, जिसमें विनिशियस आपको नज़र आएगा, रोड्रिगो आपको नज़र आएगा और वो जो 2 फुल बैक्स हैं वो आगे जो है ना प्ले को स्ट्रेच कर रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं। सो बहुत ही जो ख़ास तौर पे जो फर्स्ट हाफ अगर आप देखोगे उसमें 3-3-4 किस्म का ना एक अटैकिंग जो है ना रियल मैड्रिड करने की कोशिश करी थी। डिफेंसिवली 4-4-2 में काफ़ी सॉलिड रहे वो, और जो उनके जो अटैकर्स थे ख़ास तौर पे विनिशियस और रोड्रिगो, वो ये कोशिश कर रहे थे कि जब वो डिफेंड कर रहे हैं तो वो पैव्लोविच और जो लाइमर है उसके ऊपर जो है ना वो उनको मार करके रखेंगे, उनके ऊपर प्रेशर डाल के रखेंगे, ठीक है। और अगर प्रेसिंग सिस्टम की मैं थोड़ी सी अगर बात करूं तो प्रेसिंग सिस्टम में मैं ये कहूँगा कि कार्लो एंचेलोटी ने ना आर्टेटा की जो बुक है ना प्रेसिंग सिस्टम की, ही जस्ट ड्रू आउट अ लीफ आउट ऑफ हिज बुक। एंड उसमें ये था कि हमेशा हम देखते हैं कि आर्सेनल जो है वो काय हैवर्ट्स का इस्तेमाल करती है या कभी कभी ट्रोसार्ड का इस्तेमाल करती है कि जो राइट साइडेड जो सेंटर बैक है ना उसको पकड़ के प्रेस करना है ताकि जो सेंटर बैक है, ठीक है, उसके आगे आके खड़े हो जाए ताकि वो गोल कीपर को वापस पास ना दे सके, ठीक है। तो वो एक प्रेसिंग ट्रिगर है या प्रेसिंग जोनल, एक उसने जोन बनाया होता है, उसने एक शीट बिछाई होती है प्रेस की, जो कि कार्लो एंचेलोटी भी करने की कोशिश कर रहा था, जो कि बायर्न म्यूनिख के ख़िलाफ़ किसने की थी, आर्सेनल ने भी की थी। उन्होंने कोशिश ये की थी कि मैनुअल नॉयर और डिलिट इनके बीच में पास ना हो सके, इनके बीच में पासिंग का रास्ता काट दो, और वो इसने भी करने की कोशिश की कार्लो एंचेलोटी ने थ्रू विनिशियस जूनियर, ही ट्राइड टू डू दैट ऑल्सो। रोड्रिगो फिनोमिनल गेम मैं कहूँगा, ख़ास तौर पे ऑफ द बॉल हाफ स्पेस में आ जाता था, राइट हाफ स्पेस में, राइट विंग पे चला जाता था और लेफ्ट पे चला जाता। एवरेज पोजीशन अगर आप देखो रियल मैड्रिड की, उसमें आपको 11 नंबर की शर्ट नजर आएगी, वो रोड्रिगो आपको लगेगा, आपको ऐसा लगेगा स्ट्राइकर खेल रहा है। लेकिन जब मैं तुम्हें इसका हीट मैप दिखाऊंगा तो साफ पता लगता है कि वो सिर्फ स्ट्राइकर नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग एज ए स्ट्राइकर, ठीक है। तो लगता आपको ऐसे ही है कि वो एक स्ट्राइकर है, लेकिन वो स्ट्राइकर है नहीं, ठीक है। ही इज़ लाइक अ डिकॉय स्ट्राइकर समटाइम्स। तो एज अ डिकॉय स्ट्राइकर आप रोड्रिगो को यूज़ कर रहे हो, और फिर विनिशियस जूनियर जो है उसने किमिक का जो है ना बैंगन का भरता बनाया हुआ था, पूरा बैंगन का भरता बन गया था। जो जोशुआ किमिक है उसको उसने पागल कर दिया था बिल्कुल, उसको समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर दोज़ख के 7वें कंपार्टमेंट में जाऊँ या मैं खुदकुशी कर लूँ पिच के ऊपर, क्योंकि मेरे से तो विनिशियस नहीं झेला जा रहा भाई। ये जो है ना ये किमिक की हालत थी उस मैच के अंदर जो हमने ये मैच देखा है। तो ये इसलिए था क्योंकि रियल मैड्रिड ने विनिशियस की साइड पे एक ओवरलोड क्रिएट किया था। अगर तुम ये तस्वीर देखो, ये 5-6 बंदे खास तौर पे तुम्हें नज़र आएगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक कंप्लीट ओवरलोड क्रिएट करते थे, फिर बॉल वापस विनिशियस के पास जाती थी और स्विच टुवर्ड्स कार्वाहाल और रोड्रिगो अगर वो वहाँ पे है। लेकिन मोस्टली फर्स्ट हाफ में रोड्रिगो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे खिसक जाता था ताकि ओवरलोड क्रिएट हो सके। सिर्फ ओवरलोड क्रिएट करने के लिए, अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ फिलोसफी ऑफ रिलेशनिज्म, ठीक है, और दिस इज़ ऑल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ टोटल फुटबॉल। तो असल में अगर देखा जाए तो फिलोसफी ऑफ रिलेशनिज्म में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता है जो कार्लो एंचेलोटी है, ठीक है। अगर आपको रिलेशनिज्म के ऊपर जो है एक वीडियो चाहिए तो वो भी मैं फिर से बना दूंगा, लेकिन मैं पहले यहाँ पे बना चुका हूँ, मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूँगा, तो वो आप देख सकते हैं जाके। तो बात इतनी सी है कि जो रिलेशनिज्म की ओरिजिनेशन हुई थी वो फ्लुमिनेंस में हुई थी, जो उनके मैनेजर थे उन्होंने स्टार्ट की थी।
और उसके बाद अब कार्लो एंचेलोटी भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक उसको स्टार्ट उन्होंने किया हुआ है और उसको काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉपी तो नहीं कहूँगा मैं, बट ही इज़ ट्राइंग टू इंटीग्रेट इट इनटू हिज मैनेजेरियल फिलॉसफी बिकॉज ही इज़ इवॉल्विंग विद टाइम। ठीक है, तो रिलेशनिज्म का जो एक फ़िलॉसफी है वो बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, एक बिल्कुल नई आइडेंटिटी है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन बात ये है बड़ी सिंपल सी कि रियल मैड्रिड जो है ना वो कोशिश ये करती है कि अगर एक डिकॉय उन्होंने प्लेयर लगाया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी पोजीशन में खेले। 90% चांस है कि वो उस पोजीशन में नहीं खेल रहा होगा। और रिलेशनिज्म का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल ये है, आपको लगता यही है कि एक डिकॉय स्ट्राइकर खेल रहा है या एक स्ट्राइकर खेल रहा है, बट वो स्ट्राइकर होता नहीं है, वो किसी और ही जोन के अंदर वो खेल रहा होता है। दूसरा मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि विनीशियस जूनियर ने जिस खूबसूरती से जोन 18 यानी कि पिच का जो जोन 18 होता है उसको जिस तरह से उसने एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि आजकल हम कहते हैं यार कि जोन 14 बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन जोन 14 जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो इतना ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता लग गया है, जो फुटबॉल फैंस है जिनके अंदर थोड़ा सा भी फुटबॉल इंटेलेक्ट है, उनको इतना पता लग गया है कि टीम्स ने फिगर आउट कर लिया है कि हमने मिडल से ना बस पार करके या लो ब्लॉक करके या मिडल ऑफ द पार्क में 4 बंदों का बॉक्स बना के क्या करना है, ऐसा हमने 2 बैंक्स ऑफ 4 क्रिएट करना है जिसमें क्या ना हो सके, सेंट्रल पेनिट्रेशन ना हो सके, सेंट्रली उनको नहीं जाने देना, उनको वाइड फोर्स करो। तो अब क्योंकि टीम्स जो है वो वाइड फोर्स होती हैं तो वो जोन 18 को एक्सप्लॉइट करती हैं, जिसको हाफ स्पेस भी बोलते हैं, और हाफ स्पेस का एक हिस्सा है वो छोटा सा हिस्सा है। तो वो जो है ना वो विनीशियस एक्सप्लॉइट कर रहा था बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और उसने वहीं पे तंग किया जोशुआ किमिक को, वहीं से शॉट आई है और जिसको अनफॉर्चुनेटली स्पिल कर दिया हमारे लेजेंडरी मैनुअल नॉयर ने, एंड देन होसेलू स्कोर्ड। और अगर मैं जो दूसरा गोल है ख़ास तौर पे उसकी मैं अगर बात करूं, जो उसने मारा था, होसेलू ने ही मारा था सेकंड गोल, उसमें तुम ज़रा मूवमेंट सिर्फ देखना उस गोल के अंदर, ठीक है, कि रुडीगर ने मूवमेंट कैसे की है सेट पीस के ऊपर। अगर सेकंड बॉल रियल मैड्रिड फॉर एग्जांपल जीत रही है तो सेकंड बॉल जीतने के बाद के सीक्वेंस में और पहले के सीक्वेंस में क्या हुआ, ये देखो कि रुडीगर कैसे अपने आप को खींच लेता है। रुडीगर वो जो जमघट्टा है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे एक क्लॉग सा बना हुआ है, या एक कहना चाहिए जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो एक ही जगह पे एक 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 क्लॉग हुआ है, वहाँ पे वो आपको रश नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, वो अपने आप को उस रश से खींचता है, आइसोलेट करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, फुटबॉल इंटेलेक्ट है, जो कि मोस्ट पाकिस्तानी फुटबॉलर्स में नहीं होता। उस फुटबॉल इंटेलेक्ट की वजह से वो जो उसने अपना ब्रेन यूज़ किया है, जो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी फुटबॉलर्स नहीं यूज़ करते, उसने अपने आप को खींचा है उस रश में से, उसने अपने आप को आपके लिए एक स्पेस बनाई है। और जावी ये कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फुटबॉल में, टाइम और स्पेस, और रुडीगर ने वो स्पेस बनाई अपने लिए खुद मेहनत करके अपनी इंटेलेक्ट से। उसके बाद उसने क्या किया, बॉल को अपनी बॉडी के आगे जाने दिया, उसने अपनी बॉडी पोजीशन इस तरह से की कि बॉल आगे जाए, ठीक है, एंड देन ही मेक्स द क्रॉस। वो बॉल के लिए वेट करता है पहले, फिर वो क्रॉस मारता है। क्यों? ताकि होसेलू जो है वो बॉल के पीछे रहे, और जब मैं पास कर रहा हूँ बॉल से तो वो ऑफ साइड ना हो, होसेलू ऑफ साइड नहीं होना चाहिए, वो जब मैं पास कर रहा हूँ वो बॉल के पीछे रहे। तो वो अपनी बॉडी को पोजीशन करता है, वो बॉल के लिए वेट करता है, उसके बाद वो पास निकालता है। तो दैट इज द फुटबॉल इंटेलेक्ट ऑफ एंटोनियो रुडिगर। ही वॉज इमैक्युलेट, अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग इन दैट मोमेंट, इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो अपोर्ला 15 की जो बातें होती हैं ना, वो इस तरह होती हैं कि चैंपियन पता है कैसे बनता है, चैंपियन स्मार्ट थिंकिंग से बनता है। लाइक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का मोमेंट अगेंस्ट बार्सिलोना, इधर गेम अवेयरनेस यूज हुई है, जैसे ट्रेंट ने बार्सिलोना वाले मैच में अपनी गेम अवेयरनेस और फुटबॉल इंटेलेक्ट और वो क्या कहते हैं चतुर दिमाग यूज़ किया, क्लेवरनेस यूज़ की। वो चाहिए आपको चैंपियंस लीग में जीतने के लिए, भड़वागिरी दिखानी पड़ती है आपको चैंपियंस लीग जीतने के लिए, और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ क्लेवरनेस भी दिखानी होती है। इसी तरह मेंटालिटी मॉन्स्टर बनता है। तो वो रुडीगर ने दिखाया। बात अब मैं करना चाहता हूँ कि जो अल्फोंसो डेविस है, जो कि उनका लेफ्ट बैक था और 27वें मिनट के बाद आया, क्योंकि सर्ज नाबरी ऑब्वियसली इंजर हो गया था, सर्ज नाबरी। तो वो जब आया 27वें मिनट के बाद, ही डिडंट हैड सच अ ग्रेट गेम। अगर मैं ओवरऑल उसकी गेम को मैं एनालाइज करने की कोशिश करूँ, इतनी कोई ख़ास गेम नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा 3-4 बार हमें लगा कि थ्रेटनिंग था उसकी, जो आप कह सकते हैं जो रन्स थे वो काफ़ी थ्रेटनिंग लग रहे थे। लेकिन जब काउंटर अटैक पड़ा है, आपको नज़र आ रहा होगा इस पिक्चर के अंदर कि भाई जमाल मूसियाला के पास बॉल है, ठीक है,
अब कार्वाहाल क्या कर रहा है, कार्वाहाल को गौर से देखो, ये वो वाहिद मोमेंट है जहाँ पे कार्वाहाल ने ना इस मैच के अंदर प्रॉपर हगा है, वो प्रॉपर। अब वो ट्रैक बैक कर रहा है, डैनी कार्वाहाल ही इज ट्रैकिंग बैक, ठीक है। वो कोशिश कर रहा है कि क्योंकि मेरे पास पेस नहीं है, मैं अल्फोंसो डेविस का पेस मैच नहीं कर सकता, तो मुझे पहले भागना होगा, अगर मैं पहले ना भागा मैं बढ़ जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो भाग रहा होता है तो वो देख रहा होता है मुसियाला की तरफ और मिडफील्ड की तरफ, और वो मिडफील्ड की तरफ सेंट्रली अट्रैक्ट हो जाता है, खुद ही अट्रैक्ट हो जाता है। वो देखता नहीं है कि भाई मेरे पीछे जो है या साइड पे फ्लैंक के ऊपर भाग रहा है एक बलानुमा आदमी जिसका नाम है अल्फोंसो डेविस, ठीक है, और वो उस तरफ नहीं देखता, वो उधर जो है ना उसका ध्यान नहीं जाता, और वो रन बना देता है। अब रन आ चुका है, बॉल आ चुकी है अल्फोंसो डेविस के पास, ठीक है, और अभी भी वो ट्रैक बैक कर रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि कार्वाहाल जो है ना प्रॉपर तरीके से शील्ड नहीं करता अल्फोंसो डेविस को। नो डाउट दैट वाज अ वर्ल्ड क्लास गोल, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे वहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि जब काउंटर अटैक पड़ा है तो उधर कार्वाहाल थोड़ी सी बेटर डिफेंडिंग कर सकता था अगर वो इन फील्ड अट्रैक्ट ना होता। तो ये जो है ना मुझे थोड़ा सा लगा कि इस मैच के अंदर जो है लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हुआ बाय डैनी कार्वाहाल, और वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। बट great use of the concept of relationism, great use of overloads by Real Madrid, great use of Toni Kroos, और जिस तरह से बेलिंगम ने लिंक अप किया बैक थ्री को और मिडफील्ड को अटैक के साथ, दैट वाज आल्सो वेरी गुड, ठीक है। लोग कहते हैं उसने गोस्ट किया, लेकिन वो पीछे ड्रॉप करके जो प्लेयर्स थे उनको अट्रैक्ट कर रहा था और पासेस निकाल रहा था। आप अगर विनीशियस जूनियर वाला पास देखो, किसने निकाल के दिया, बेलिंगम ने निकाल के दिया, ठीक है। जितना मर्जी उसके ऊपर प्रेशर आए वो कहीं ना कहीं से पास निकाल के दे देता है, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, पास निकाल देता है वो, ठीक है। तो आई थिंक कि बेलिंगम को थोड़ा सा ज़्यादा अभी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आई थिंक हमें उसकी इनटेंजिबल चीज़ें भी देखनी चाहिए। आई नो कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, नो डाउट अबाउट इट, बट जो मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि यस, बायर्न म्यूनिख ने कोशिश की कि हैरी केन को एज अ प्ले मेकर जो है वो यूज़ किया जाए, और साने की तरफ जो है ना उसको कहा जाए कि भाई तू पीछे ड्रॉप इन कर हैरी केन, जैसे वो टॉटनहम वाले मैच में करता था, और साने जो है वो एक इन फील्ड वर्टिकल रन निकाले, इन फील्ड ऐसे डायगनल जो है ना रन आए। लेकिन कभी कभी बॉल स्लो होती थी, ठीक है, कभी कभी जब बॉल अच्छी होती थी तो साने का टच अच्छा नहीं होता था, कभी कभी जब टच अच्छा होता था तो क्रूज़ की डिफेंडिंग कितनी अच्छी होती थी अगेंस्ट साने, क्योंकि वो डिफेंड कर रहा था, क्रूज़ जो है वो साने के अगेंस्ट एज ए लेफ्ट साइड सेंटर बैक वो खेल रहा था। तो साने वॉज नॉट दैट इफेक्टिव, और शायद यही रीज़न था कि साने को भी सब्सटीट्यूट करना पड़ा टूखल को, यही शायद रीज़न था एक। तो दूसरा ये है कि फिर आप किम मिन जाए ले आते हो, और आप तकरीबन 6 डिफेंडर्स आप ले आते हो, 4 डिफेंडर आपके पहले ही खेल रहे थे, ठीक है, फिर वो किम मिन जाए भी आ जाता है, ठीक है, फिर आप अल्फोंसो डेविस ले आते हो, तो एक तकरीबन आप कह सकते हो बैक 5 बन जाता है, क्योंकि मजरावी चला जाता है, तो बैक 5 एक तरह का बन जाता है। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा प्रैग्मेटिक हो जाते हो, और आपका जो अटैक है उसमें से जो पेस है वो बिल्कुल निकल जाता है, क्योंकि अब साने भी चला गया, हैरी केन भी चला गया, मुसियाला भी 84th मिनट के बाद चला गया, ठीक है। तो 84th मिनट के बाद वो जैसे ही गोल पड़ा तो मुझे समझ आ गई थी कि अब जीतना जो है वो रियल मैड्रिड नहीं है, क्योंकि पैवलोविच को क्रैम्प्स पड़ गए थे, और उसको क्रैम्प्स पड़े तो उस वक्त 10 बंदे थे पिच के ऊपर, जब वो गोल मैनुअल नॉयर ने जब वो टट्टी वाला जो शॉट है वो सेव किया है, सेव करने की कोशिश की है और वो स्पिल कर दिया, तो उस टाइम पे 10 बंदे पिच पे थे बायर्न म्यूनिख के, उस मोमेंट इन टाइम पे जब वो स्पिल हुआ है और जहाँ से गेम चेंज हुई है। दूसरा जो है, जो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि यार जो आखिर में जो गोल किया डिलिट ने वो ऑफ साइड था या नहीं था, जो बिल्कुल स्टॉपेज टाइम के एंड पे हुआ, उसमें मैं यही कहूँगा कि पहले तो जो लाइन्समैन था उसने विसल बहुत ही टाइम से पहले बजा दी थी, उसको विसल नहीं बजानी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो विसल ना बजाता तो फिर हमें पता लगता कि यार वो फिनिश किया है उसने या नहीं किया, या फिर जो प्ले है वो डेड होता है या नहीं होता, तभी हमें पता लगता। लेकिन उसने टाइम से पहले विसल बजा दी लाइन्समैन ने, और लाइन्समैन ने बोला भी है कि यार आई एम सॉरी, मुझे विसल पहले नहीं बजानी चाहिए। जोशुआ किमिक को उसने जो है वो बोला है, और वो डिलिट को भी वो बोल चुका है। तो बात इतनी सी है कि गलती जो है वो लाइन्समैन की थी, ठीक है। ऑफ साइड तो बाद में आता है ना, ऑफ साइड का मसला तो बाद में आता है कि ऑफ साइड है या नहीं है। पहले VAR को चेक करना चाहिए था, VAR ने चेक क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि विसल आपने पहले बजा दी। अगर आप विसल पहले ना बजाते तो VAR उसको चेक करता और फिर हमें पता लगता कि वो ऑफ साइड था या नहीं था। अच्छा, अब एक एंगल से लग रहा है कि जो उसका जो शोल्डर है डिलिट का वो ऑफ साइड है, ठीक है। दूसरे एंगल से ये लग रहा है कि उसकी शायद टो जो है वो हल्की सी ऑफ साइड है, और कुछ एंगल से पता लग रहा है कि यार
मे बी इट्स नॉट ऑफ साइड, ठीक है। तो आई थिंक इन माई ओपिनियन इट्स अ 50-50 डिसीजन। लेकिन अगर मैं जो हूँ, मैं रेफरी होता तो शायद मैं जो हूँ वो जो गोल है वो मैं शायद ना देता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो ऑफ साइड ही था। आई थिंक थोड़ा सा टो या शोल्डर में से कोई एक जो चीज़ थी वो डिलीट की थोड़ी सी आगे थी, लेकिन उसका वो चीज़ मैटर नहीं करती, वो चीज़ मैटर ही नहीं करती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि डिलीट ऑफ साइड था या नहीं था। VAR को चेक करना चाहिए था और VAR ने चेक क्यों नहीं किया, लाइन्समैन ने पहले विसल क्यों बजाई, ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा। तो सब्स्टिट्यूशंस वर लेट और सब्स्टिट्यूशंस वर नॉट गुड इनफ, ठीक है, और बेटर सब्स्टिट्यूशंस शायद हो सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि टूखल थोड़ा ज़्यादा प्रैग्मेटिक हो गया, इसमें बहुत बेहतर हो सकता था वो। और टूखल को ये भी समझ नहीं आई थी कि जब सर्ज नाबरी इंजर हुआ है तो अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं हाफ स्पेसेस को कैसे यूटिलाइज़ करूँ, मैं विंग्स को कैसे यूटिलाइज़ करूँ। यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता भी था तो हैरी केन और वो साने फेल हो जाते थे। तो हो ये रहा था कि फिर कार्लो एंचेलोटी जो है ना वो फिर मिडफील्ड के अंदर जो सेंट्रली ना प्रेसिंग भी कर रहा था और ओवरलोड्स क्रिएट कर रहा था 5 वर्सेस 3, ठीक है। कोशिश वो ये करता था कि अगर बॉक्स मिडफील्ड है तो फिर मेरा जो होसेलू है या जो भी स्ट्राइकर मेरा खेल रहा है वो भी पीछे आने की कोशिश करे। बेलिंगम जब पीछे आता था तो एक न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी वैसे ही मिल जाती थी, क्योंकि पहले वो फॉल्स 9 या सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा था। तो होसेलू जब आया तो ही गेव मोर डायरेक्टनेस कि मैं फ्रंट पे जाऊंगा, मैं बॉक्स के अंदर घुसूंगा, मैं गोल मारूंगा। ही प्रोवाइडेड डायनेमिक डायरेक्टनेस, ठीक है, टारगेट मैन वाला फॉक्स इन द बॉक्स, ही प्रोवाइडेड दैट। लेकिन जब तक बेलिंगम था एज अ फॉल्स 9 या सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, वो पीछे आता था एंड ही ट्राइड टू क्रिएट अ बॉक्स मिडफील्ड विद समटाइम्स क्रूज, क्योंकि क्रूज कभी कभी डबल पिवट में आता था समटाइम्स, वैसे तो बैक 3 में खेल रहा था। क्रूज था, चुआमेनी था, वेलवर्डे था एंड बेलिंगम था। तो ये कभी कभी बनने की कोशिश करता था। फिर मॉड्रिच जब आया तो ही वॉज प्लेइंग इन दैट हाफ स्पेस एरिया, जो लेफ्ट हाफ स्पेस में जिस तरह से उसने खेलने की कोशिश की, मोर अटैकिंग हो गया, तो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी आती गई विद टाइम रियल मैड्रिड के पास। लेकिन जब अल्फोंसो डेविस वाला जब वो गोल पड़ा है ना, तो हमें वहाँ पे वैसे मेंटालिटी नज़र आई कि भाई रियल मैड्रिड ने गिव अप नहीं किया। इवन तो कभी पोस्ट पे लग जाती थी उनकी, मतलब रियल मैड्रिड की पोस्ट पे भी लगी थी, बट रियल मैड्रिड डिड नॉट गिव अप। और ये खूबसूरती है रियल मैड्रिड की कि वो सैंटियागो बर्नाबाओ पे कभी भी दे डोंट चोक, दे डू नॉट चोक। ये उनके DNA में अपोर्ला 15 इज़ ऑन द कार्ड्स, ठीक है। मैं ये दुआ तो नहीं करूँगा कि रियल मैड्रिड जीते, बट इस वक्त ऐसे ही लग रहा है कि उनको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तो बाकी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना जो पर्सपेक्टिव है और जो कमेंट है वो ज़रूर देना, अपना ओपिनियन ज़रूर देना। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता ना रिश्ता।